बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोग्राफी ऑफ हनीफ कुरैशी। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। हनीफ कुरैशी आज के टॉपिक में देखेंगे हनीफ कुरैशी की कंप्लीट बायोग्राफी को, इनकी लाइफ हिस्ट्री को और इनके फादर की लाइफ हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो हनीफ कुरैशी को ही पाकिस्तानी राइटर समझ लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिटिश राइटर है। और इसके अलावा हनीफ कुरैशी के वर्क्स के थीम और इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स को भी देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री हनीफ कुरैशी का लाइफ पीरियड 5 दिसंबर 1954 से लेकर स्टिल अलाइव हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिसंबर 1954 को हनीफ कुरैशी पैदा हुए हैं और अभी तक ये जिंदा हैं, यानी अभी तक इनकी डेथ नहीं हुई। और आज की डेट में इनकी उम्र हो चुकी है 68 ईयर्स ओल्ड, यानी 68 साल। हनीफ कुरैशी वाज बॉर्न 5 दिसंबर 1954 इन ब्रोमले, साउथ लंदन, इंग्लैंड। यानी हनीफ कुरैशी इंग्लैंड की सिटी लंदन के पास एक जगह है ब्रोमले, वहाँ पर पैदा हुए हैं। अब हमें पता है कि जो भी पोइट, ऑर्थर, ड्रामेटिक यानी कोई भी लिटरेरी फिगर इंग्लैंड के अंदर अगर पैदा होता है, वहाँ पर रह के अपना वर्क लिखना शुरू करता है, तो हम उसे कहते हैं ही इज़ ब्रिटिश। तो ये भी हनीफ कुरैशी इंग्लैंड के अंदर पैदा हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। इनके नाम से कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। कुछ लोग इन्हें पाकिस्तानी समझते हैं, हालांकि वो इनके फादर थे। वो किस तरह से ये इंग्लैंड के अंदर गए, उस चीज को हम आगे जाके देखेंगे। यहां पर यही याद रखो कि हनीफ कुरैशी एक ब्रिटिश लिटरेरी फिगर हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे राइट डाउन कर लें, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश ऑथर हनीफ कुरैशी क्या कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं। देखिए यहां पे आके स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं, एक ब्रिटिश राइटर हैं, तो फिर ये कास्ट सिस्टम से कैसे बिलोंग करेंगे। लेकिन इनके नाम के आगे कुरैशी वर्ड भी लिखा हुआ है। बेसिकली इसको आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनके जो फादर है ना, वो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के अंदर हमें पता है कास्ट सिस्टम मौजूद है, लेकिन जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वहां पर तो कोई कास्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये जो वर्ड इनके नाम के आगे कुरैशी लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग को भी जरा देख लीजिएगा। ये के से शुरू होता है, क्यू से नहीं होता। मैंने जो ब्रिटिश वेबसाइट है उस पर जाके चेक किया है, उन्होंने के साथ ही लिखा हुआ है और आपने भी फिर इसे के साथ ही लिखना है, क्यू के साथ नहीं लिखना। तो ये जो वर्ड कुरैशी है, ये तो कास्ट सिस्टम वाला वर्ड है। अब ये कास्ट सिस्टम से बिलोंग करेंगे या नहीं, तो ये कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके नाम के आगे कुरैशी लिखा हुआ है और इनके फादर जो कि एक पाकिस्तानी थे, वो भी कुरैशी थे, जो कि पाकिस्तान की एक कास्ट है। Father history. His father named was Rafiush Khan and he was a wealthy person and his mother named was Adribas. हनीफ कुरैशी के फादर का नाम रफ्यूश शान है और ये एक वेल्थी पर्सन है। अब इस पॉइंट को आपने यहाँ अच्छे से समझना है कि जो इसके फादर रफ्यूश शान हैं, ये रह रहे होते हैं मद्रास, चेन्नई के अंदर। अब ये जो मद्रास चेन्नई है, ये तो इंडिया के अंदर जगह है, तो फिर ये पाकिस्तानी कैसे हुए इसके जो फादर थे। तो यहाँ पे ये समझ लें कि जब पार्टीशन हुई है 1947 के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कंट्रीज बनाया गया, तो उस वक्त इन्होंने चेन्नई को छोड़कर फिर पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन की, यानी हिजरत करके ये पाकिस्तान के अंदर चले आए और इनके साथ इनके जितने भी दूसरे ख़ानदान वाले थे वो भी पाकिस्तान के अंदर आ गए। अब 1950 के अंदर हनीफ कुरैशी के फादर रफ़ीउश शान ट्रैवल्ड करते हैं यूके का। क्यों भाई यूके क्यों जाते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी। इन्होंने लॉ की डिग्री लेनी होती है, इन्होंने लॉ को अच्छी तरह से पढ़ना होता है, इसलिए ये यूके चले जाते हैं 1950 के अंदर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लें कि जो इन इंग्लिश कंट्रीज से लॉ करके आता है उसे कहते हैं बैरिस्टर, और जो पाकिस्तान वगैरह से ही लॉ करता है उसे कहते हैं एडवोकेट। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, होते वो भी वकील ही हैं, होते ये भी वकील ही हैं, लेकिन जो बाहर से आएगा उसे बैरिस्टर कहा जाएगा। जैसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी इंग्लिस्तान से डिग्री ली थी, तो उन्हें भी बैरिस्टर कहा जाता है। इंग्लिश कंट्री है ना, इंग्लैंड, इंग्लिस्तान, तो इसी तरह से जो पाकिस्तान से डिग्री करता है उसे एडवोकेट कहते हैं। तो ये तो बहरहाल एक छोटा सा पॉइंट था। अब जब रफ़ीउश शान यूके चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉ की डिग्री शुरू कर देते हैं, तो इनके जो लॉ पर एक्सपेंस होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, यानी इनको फाइनेंशियली डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये लॉ की डिग्री को कंप्लीट कर सके, तो ये वहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता भी करते हैं और इसके अलावा वहाँ पर एक छोटी मोटी जॉब करने की कोशिश भी करते हैं। अब आपने यहाँ पर कहना है कि आपने तो कहा था ये एक वेल्थी पर्सन है, यानी अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर इनके पास
पास पैसे क्यों कम हो गए? याद रखें कि मैंने कहा था चेन्नई के अंदर ये अच्छी खासी पर्सनैलिटी होती है, इनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, लेकिन जब ये पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में चले आए तो अपना सब कुछ उधर ही छोड़ आए थे। बड़े फटे पुराने हालात के अंदर ये पाकिस्तान जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनके पास कोई इतने खास ज़खायर मौजूद नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों से ये बेहतर होते हैं, इसलिए यूके चले जाते हैं। तो याद रखें कि यूके के अंदर इन्हें लॉ की डिग्री करते हुए जो फाइनेंशियली डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है वो आफ्टर द पार्टीशन करना पड़ा है। अब इस तरह के फाइनेंशियली डिप्रेशन के हालात में इनकी मुलाकात होती है एक लड़की ऑड्री बस, जो कि इनकी वाइफ बनती है इनसे। अब याद रखिएगा कि ये जो ऑड्री बस है ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अब कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि अच्छा कि ये यूके के अंदर इन्होंने शादी कर ली, वहाँ पर इन्होंने एक मैम को देखा गोरी को और बड़ी अमीर थी और उसके साथ इसने शादी कर ली और उसके बाद इसके बारे न्यारे हो गए। नहीं जी, याद रखें कि ऑड्री बस खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, यंग लेडी होती है और इसे राइटर बनने का बड़ा शौक होता है। हनीफ कुरैशी इसकी हेल्प करते हैं चीज़ों को लिखने वगैरह के अंदर, इसको तरीकाकार बताते हैं क्योंकि ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ये राइटिंग वगैरह के अंदर, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ इनकी ना काफ़ी जो कहते हैं अटैचमेंट हो जाती है और इसी वजह से ये फिर इसके साथ ही शादी कर लेता है। और जब वहाँ पे ये शादी कर लेते हैं तो इंग्लिश कंट्री का हमें पता है कि जो भी एक्सपेंसेस वगैरह बच्चों के होते हैं वो फिर वो कंट्री खुद उठाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर ये वहाँ ही रह जाते हैं, ये दोबारा से पाकिस्तान के अंदर फिर नहीं आए और ये मैरिज के बाद सेटल्ड हो जाते हैं ब्रोमले नाम की जगह पर। आ गया ना वही पॉइंट जो मैंने शुरू के अंदर बताया कि इंग्लैंड का एक सिटी लंदन है, उसके पास एक जगह है ब्रोमले जहाँ पे हनीफ कुरैशी पैदा हुए हैं। अब हनीफ कुरैशी किस तरह से पैदा हुए हैं सारी सेटिंग मैंने बता दी ना। तो अब जब ये शादी कर लेते हैं तो इनके पास हनीफ कुरैशी पैदा होते हैं 5 दिसंबर 1954 को। हनीफ कुरैशी अपनी अर्लीस्ट एजुकेशन को ब्रोमले टेक्निकल हाई स्कूल इंग्लैंड से हासिल करते हैं और इसके बाद ये किंग्स कॉलेज लंदन को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर ये ग्रेजुएट होते हैं फ़िलासफ़ी की डिग्री के साथ। याद रखिएगा कि इन्होंने ग्रेजुएट किस डिग्री में किया है? फ़िलासफ़ी में। फेमस वर्क। और यहीं पर 1970 के अंदर जब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल होती है ये अपनी प्ले राइट बनने की सबसे पहली जो सक्सेस है इसे अचीव करते हैं। वहाँ पर एक थिएटर होता है हैम्पस्टेड थिएटर सोहोपोली, याद रखिएगा कि इसका नाम है हैम्पस्टेड थिएटर सोहोपोली एंड द रॉयल कोर्ट के अंदर ये अपना एक ड्रामा अपना एक प्ले पेश करते हैं और इनका प्ले इतना ज़बरदस्त होता है कि उस वक्त एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम होता है चैनल 4, जिस तरह से हमारे पास दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़, ARY न्यूज़ वगैरह है ना, तो इसी तरह से उस वक्त का एक चैनल है चैनल 4। वो आकर हनीफ कुरैशी से कहता है कि आप हमारे लिए स्क्रीन प्ले एक लिखें। अब ये स्क्रीन प्ले क्या होता है इसकी तरफ बढ़ने से पहले ये याद रख लें कि हमारे हनीफ कुरैशी इंग्लिश प्ले राइट हैं, यानी इंग्लिश के अंदर ड्रामा लिखना जानते हैं और इसके अलावा स्क्रीन राइटर हैं। अब समझे स्क्रीन राइटर क्या है। जिस तरह से हम कहते हैं नहीं स्क्रिप्ट राइटर जो स्क्रिप्ट्स लिख के देते हैं, या आप इस तरह से कह सकते हैं वन हु राइट्स स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स, यानी एक ऐसा बंदा जो कि स्क्रिप्ट लिख के देता है करेक्टर्स को और वो करेक्टर फिर उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, परफॉर्म करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर। ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर ही उसे परफॉर्म किया जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ एक मैं स्क्रिप्ट आपको लिख के देता हूँ, आप मेरे सामने खड़े होकर रीड कर दें तो ये स्क्रीन प्ले राइट स्क्रिप्ट नहीं होगी। स्क्रीन प्ले राइट स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि वो सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लाजमी तौर पर परफॉर्म हो। अब जो करेक्टर को एक स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, जिस तरह से एक हिंदी फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है कि जंग में और प्यार में सब जायज़ है। अब याद रखिएगा कि ये डायलॉग वैसे क्रिस्टोफर मार्लो का था, ये उसने लिखा था, इन्होंने उठाया हुआ है कि जंग और प्यार में सब जायज़ है। अब इसको लिख के दिया है उसे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, अब जो हीरो है उसने इसको रीड कर दिया है और हमने उसको देख लिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हीरो को ये डायलॉग पढ़ते हुए, तो ये होगा स्क्रीन प्ले राइट स्क्रिप्ट्स और जो इसको लिखते हैं इन्हें कहते हैं स्क्रीन प्ले राइटर। अब दोबारा हनीफ कुरैशी की तरफ आ जाएं कि ये इंग्लिश प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर हैं और फिल्म मेकर हैं। फिल्म मेकर का तो आपको पता ही है, प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है और इसके अलावा ये नॉवलिस्ट भी हैं, नॉवल भी लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं, जो इनका सबसे अहम काम है। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं। माय सन द फोनेटिक जिसे आज डिस्कस करना था, लेकिन मैंने समझा कि इससे पहले इनकी बायोग्राफी पर एक वीडियो बना दें ताकि कल को जब इनके वर्क को डिस्कस करें तो आपको अच्छे से समझ आ सके।
तो बात हो रही थी 4 चैनल की, जो इन्हें ऑफर करता है कि आप हमारे लिए एक स्क्रीन प्ले लिखें। तो ये लिखते हैं माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे। अब याद रखें कि ये जो स्क्रीन प्ले है माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे 1985 के अंदर इसको पब्लिश किया गया। लिखा नहीं गया 1985 के अंदर, बल्कि 1985 के अंदर इन्होंने कंप्लीट कर लिया था और इसको पब्लिश किया गया। और इस स्क्रीन प्ले माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे के ऊपर एक फिल्म भी बनी है। अब इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, मैंने बताया था ना, स्क्रीन प्ले होता ही वो है जो परफॉर्म किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर। तो 4 चैनल ने तो इन्हें पहले ही कहा था आप हमारे लिए एक स्क्रीन प्ले लिखें, तो इन्होंने उन्हें लिख के दे दिया। तो आगे उन्होंने फिर फिल्म ही बनानी थी ना, रखनी तो नहीं थी अपने पास। और इस फिल्म का नाम है 1918 लंदन। बेसिकली इन्होंने इस स्क्रीन प्ले माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे के अंदर पाकिस्तान की जो यूथ जनरेशन है ना, और उसकी क्या हालत होती है 1980 के अंदर, उसको बयान किया है कि किस तरह से वो इंग्लिश सिविलाइजेशन से इंस्पायर हो रहे होते हैं और कौन कौन सी उनके अंदर अच्छाइयाँ आ रही होती हैं, साथ साथ में कौन कौन सी बुराइयाँ आ रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने इस प्ले के अंदर डिस्क्राइब की हैं। थीम इन वर्क्स। याद रखिएगा कि हनीफ कुरैशी के लिखे हुए वर्क्स के अंदर जो हमें थीम देखने को मिलते हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म, इमिग्रेशन और सेक्सुअलिटी और रेस जैसे थीम्स देखने को हमें मिलते हैं। अब नेशनलिज्म का आपको पता ही है कि जिसे कौम परस्ती कहते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा पैट्रियोटिज्म, जिसका मतलब होता है हुब्बुल वतनी, और एक वर्ड होता है पैट्रियोट, जिसका मतलब होता है हुब्बुल वतन। जब एक सिंगल पर्सन हो लव इज कंट्री, जब एक सिंगल बंदा अपने मुल्क से प्यार करता है तो उसे कहते हैं ये अपने मुल्क का बड़ा जियाला है, ये अपने मुल्क का बड़ा हुब्बुल वतन है, यानी अपने मुल्क से बड़ा प्यार करने वाला है। और इस जज्बे को कहते हैं पैट्रियोटिज्म, यानी कि हुब्बुल वतनी का जज्बा, अपने वतन से प्यार का जज्बा। तो नेशनलिज्म, ये चीज़ हमें इनके वर्क्स के अंदर देखने को मिलती है। और इसके अलावा इमिग्रेशन, यानी ये आप देखें इनके फादर जो थे वो सारे, जो इनकी सारी फैमिली थी, ये तो यहाँ इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए हैं ना एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो वो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और ये भी फिर इन चीज़ों को इन्होंने देखा है, मिस किया है। तो इनके वर्क्स के अंदर हमें इमिग्रेशन, हिजरत जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और रेस, RSE, रेस, इसका मतलब होता है ख़ानदानी, नस्ली जो चीज़ों के ऊपर लिखा जाता है ना, ख़ानदान की बायोग्राफी के ऊपर, उस चीज़ से रिलेटेड हमें थीम देखने को मिलते हैं। और सेक्सुअलिटी, जिसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। याद रखिएगा कि इसका जो प्ले है माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे, जब इस पर फिल्म बन गई और उसके बाद इसे न्यूयॉर्क के अंदर जब लगाया गया सिनेमा के अंदर, तो वहाँ पर इसे फिर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा हनीफ कुरैशी ने और भी प्लेज लिखे हैं, जिनमें सेमी एंड रोज गेट लेट जो कि 1987 के अंदर आता है, और इसके अलावा 2003 के अंदर द मदर, और वेनिस जो कि 2006 के अंदर आता है। ये इनके फेमस प्लेज हैं। नॉवेल्स, अब बात कर लेते हैं हनीफ कुरैशी के फेमस नॉवेल्स की, क्योंकि ये नॉवलिस्ट भी थे, इन्होंने नॉवल भी लिखे हैं। तो 1990 के अंदर इनका सबसे पहला और फेमस नॉवल आता है बुद्धा ऑफ सबर्बिया। अब इनका पहला नॉवल ही इतना फेमस हुआ कि इन्हें व्हाइट ब्रेड अवार्ड से नवाजा गया। बेसिकली इस नॉवल के अंदर इन्होंने अपने ऑन एक्सपीरियंस, यानी अपने जो ज़ाती ख्यालात हैं उनको ड्रॉ किया है, और इस नॉवल के अंदर इन्होंने फोकस किया है सेक्सुअलिटी और कल्चर के ऊपर, जो 20th सेंचुरी के अंदर लंदन में चल रहा था। और ये नॉवल इतना फेमस हुआ कि डेविड बॉय ने 1993 के अंदर BBC जो चैनल है ना बड़ा, उसके ऊपर एक सीरीज़ के तौर पर इसको नशर किया गया। 1995 के अंदर इनका दूसरा नावल द ब्लैक एल्बम आता है, जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से डील करता है। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, अगर मैंने अब इसे डिस्कस किया तो लेक्चर और लेंथी हो जाएगा। बस फ्रीडम ऑफ स्पीच को याद रखें कि ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच से द ब्लैक एल्बम नावल डील करता है। और इसके अलावा इसे अडेप्टेड किया गया है स्टेज के ऊपर 2009 के अंदर। 1998 के अंदर इनका थर्ड नावल इंटीमेसी आता है, जो कि एक आदमी जो कि पार्टीशन के वक्त किस तरह से अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर रहा होता है, रह रहा होता है, उसके ऊपर लिखा गया है। और इस नावल के ऊपर भी एक फ़िल्म बनी है। इसके अलावा हनीफ कुरैशी के दूसरे नावल्स में गैब्रियल गिफ्ट जो कि 2001 के अंदर आया है, द बॉडी 2003 के अंदर आता है, समथिंग टू टेल यू 2008 के अंदर आता है, एंड द लास्ट वर्ल्ड नहीं है, वर्ड जो लफ्ज़ होता है, ये आता है 2014 के अंदर, यानी ये अभी 2014 के अंदर ये नावल आया है। हनीफ कुरैशी के 3 बच्चे हैं जो कि अब भी ब्रॉमले लंदन के अंदर रह रहे हैं। और याद रखिएगा कि 70 के अंदर जब ये कॉलेज में होते हैं ना, किंग्स कॉलेज में, तो वहाँ पर इन्हें जो स्टूडेंट यूनियन होती है उसका प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। ये ज़रा याद रखिएगा पॉइंट, ये अक्सर पूछ लिया जाता है।
उम्मीद करते हैं कि हनीफ कुरैशी की बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है माई सन द फोनेटिक उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।